Good morning, students. This is the third part of change in development in rural society. In last video, we were discussing about the social consequences of green revolution. Let us continue our that topic. Students, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे थे एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. Today we are going to start the second step of green revolution and its characteristics. So students, आप सबको मालूम होगा कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 और इंदिरा गांधी के बाद से देखो इसकी जो शुरुआत थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो तो LBS लाल बहादुर शास्त्री ने जैसे ही चार्ज लिया प्राइम मिनिस्टर का 1964 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको सक्सेस या फिर अप्रूवल नहीं मिल रही थी. ना तो फार्मर्स उसको इजीली अप्रूव कर रहे थे और ना ही ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो देने के लिए हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्री कर रही थी. इवन दो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे सुब्रमण्यम उनके साथ थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था वो उसमें एक बैरियर बन रहा था. और प्लानिंग कमीशन बाय हुक बाय क्रुक सुब्रमण्यम जो भी प्लान इंट्रोड्यूस करते, प्रेजेंट करते ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, वो सारे के सारे कैंसिल कर देता था हमारा प्लानिंग कमीशन. और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पूरे के पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन के प्लान पर या फिर अपन कहें इस प्रपोज़ल पर. इस वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन होने में थोड़ा टाइम लगा. लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम स्टोरी बताई थी कि अमेरिका ने लेटर ऑन इंडिया को एक बार तो सप्लाई बंद कर दी, और जब सप्लाई स्टार्ट की भी तो उस सप्लाई की पॉलिसी को कहा गया, जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पॉलिसी को कहा गया फ्रॉम शिप टू माउथ. फ्रॉम शिप टू माउथ इसका मतलब है कि मंथली हमको USA कुछ कार्गो भेजता था फूड ग्रेन्स के, और वो कार्गो उतना ही, उस कार्गो में उतना ही फूड ग्रेन होता था जितना कि हमारी कंट्री के लिए एक 1 मंथ तक सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है. वापस नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट कार्गो भेजेगा. तो इंदिरा गांधी ने जब अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने की कोशिश की और रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि आप हमको एक साथ पूरी सप्लाई कर दें, दैट टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कॉल रिसीव नहीं किया. और इंदिरा गांधी ने उसके बाद से 1967 के बाद, स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, 67 में फिर इंदिरा गांधी ने सुब्रमण्यम को फुल फ्लेजेड अथॉरिटी एंड राइट्स प्रोवाइड कर दिए कि सुब्रमण्यम ग्रीन रेवोल्यूशन के अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाएं. तो ऐसे हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, और उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. आई विल नॉट रिपीट दैट पॉइंट्स. मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. अब सेकेंड स्टेज जो थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसमें क्या हुआ, उसमें चेंजेस क्या क्या आए थे, मैं आपको डिक्टेट करती जाती हूँ. आप चाहें तो वो पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन था, अगर हम इसको, एक मैंने ब्लैंक स्लाइड ली है, अगर अपन इसको सेग्रीगेट करके देखें the difference between first stage of green revolution and second stage of green revolution, तो first stage of green revolution जो था उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा था कंजप्शन के लिए फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ह्यूमन बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना, असेंशियल कमोडिटीज़ के लिए प्रोडक्शन करना. तो ये हमारा कौन सा वाला, इसमें प्रोडक्शन का जो टारगेट था वो क्या था, कंज्यूमर गुड्स. एंड प्रोडक्ट्स. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसमें हमारा पूरा का पूरा फोकस था कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की
का जो प्रोडक्शन है, का जो नंबर है, क्वांटिटी है, उसको इंक्रीज़ करना। और इसमें हमको बहुत अच्छी सक्सेस मिली, और सक्सेस इतनी लार्ज थी कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी फूड ग्रेन्स की, उसमें अराउंड 45 to 50% इंक्रीमेंट देखने को मिला। और पूरा वर्ल्ड, जो वर्ल्ड इंडिया को एक डिपेंडेंट कंट्री मानता था इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स, वो पूरा का पूरा वर्ल्ड एकदम खुली आंखों से इंडिया को देखने को लगा कि इंडिया ने ऐसा क्या कर लिया और इंडिया में इतने बड़े चेंजेस आ गए। इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द इंडिया एज वेल। लेकिन सेकंड स्टेज जैसे ही हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन पर आते हैं, देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेज है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसके भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे। लेकिन इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो कैरी ऑन हुए और भी ज़्यादा इंक्रीज हुए इन द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा फोकस किस पर था? एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन लास्ट वीडियो दैट आवर फोकस वाज ऑन कमर्शियल क्रॉप्स। हमारा फोकस पूरा का पूरा जो था वो कमर्शियल क्रॉप्स पर था, और हम लोग ड्राई इरिगेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। कमर्शियल क्रॉप्स एंड ड्राई इरिगेशन। सबसे पहला तो ड्राई इरिगेशन पर, फर्स्ट ड्राई इरिगेशन। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था? फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने फर्टाइल लैंड और इरिगेटेड लैंड पर ज़्यादा फोकस किया। फर्टाइल लैंड एंड इरिगेटेड लैंड पर ज़्यादा फोकस किया। बट इन सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वी हैड फोकस्ड ऑन ड्राई इरिगेशन, जिससे कि जो पुअर फार्मर्स हैं या फिर जिनके पास नॉन फर्टाइल लैंड है, वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन के एक बेनिफिशियरी बने, वो भी बेनिफिट ले पाए ग्रीन रेवोल्यूशन की इस प्रॉस्पेरिटी का। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस। अनदर थिंग इज, हम लोगों ने फोकस करना स्टार्ट किया, क्योंकि फूड ग्रेन्स के मामले में जो कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो हम नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज टाइम टू चेंज आवर पॉलिसी, एंड वी हैड चेंज आवर पॉलिसी। और हम लोगों ने फ्रॉम कंज्यूमर टू कमर्शियल। अब कंज्यूमर और कमर्शियल में डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर्स तो आपके सर्वाइवल के लिए रहता है, जो कि आम आदमी के लिए है, जबकि कमर्शियल गुड्स कहाँ काम आते हैं? इसको यूँ अपन अगर डिवाइड करके देखें, जो कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड होम या फिर हाउस होल्ड्स के पास ज़्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल गुड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ रहती है? फैक्ट्रीज़ में। तो इनकी डिमांड्स फैक्ट्रीज़ में रहती हैं। तो हमारा और भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए और इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? फैक्ट्री लगानी है। अब फैक्ट्री लगानी है तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अब फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री तो आपने इंस्टॉलेशन तो कर दिया, प्लांट तो लगा दिया, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल आएगा एग्रीकल्चरल फील्ड से। और ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए जो इरिगेशन, जो टाइप ऑफ क्रॉप होता है उसको अपन कहते हैं कमर्शियल क्रॉप। अब इस कमर्शियल क्रॉप की वजह से हुआ क्या? क्या इसके बेनिफिशियल कुछ बेनिफिट्स थे या फिर कोई बेनिफिट नहीं था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा? इसके बारे में एक क्वेश्चन मेरा आपसे है स्टूडेंट्स। अगर अपन यूं ही देखें तो ऐसे लगता है कि पहले तो जो फार्मर्स थे उनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड्स थी वो तो हाउस होल्ड्स के पास ही थी, उनकी ज़्यादा सेलिंग तो हो नहीं पाती थी। अब फार्मर्स को यहाँ पे कमर्शियल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए दे दिए, तो ये कमर्शियल गुड्स की ना सिर्फ विद इन नेशन बल्कि क्रॉस बॉर्डर भी, हमारे देश के बाहर भी ये तो कमर्शियल गुड्स जो है उनकी सप्लाई होगी। इससे फैक्ट्रीज़ की डिमांड फुलफ़िल होगी। फैक्ट्रीज़ की डिमांड फुलफ़िल होने के साथ ही क्या होगा?
इसके साथ ही साथ इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप सेल करते हैं उस चीज़ को, तो सेल करने के बाद अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेल कर रहे हैं उन चीज़ को, विद इन कंट्री नहीं, आप अपनी कंट्री के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री में बना है, तो क्या आएगा, आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है। फॉरेन करेंसी आएगी जिसको अपन कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ये चीज़ भी आपके पास आएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करते हुए सेकंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें कमर्शियल क्रॉप्स पर ध्यान दिया गया। अब कमर्शियल क्रॉप्स जो थी, इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी होती है कमर्शियल क्रॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन, कॉटन इज़ अ कमर्शियल क्रॉप। क्यों कॉटन कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि कॉटन का कंजप्शन ज़्यादा कहाँ होता है, घर पे कितनी रुई चाहिए होती है आपको, ज़्यादा नहीं, लेकिन फैक्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे कॉटन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्लीपवेल मैट्रिक्स में भी आपको कॉटन चाहिए, क्लोथ इंडस्ट्री के लिए भी कॉटन चाहिए। ऐसी वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉटन की ह्यूज डिमांड है, नॉट ओनली विद इन इंडिया बट ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया। तो इस वजह से कॉटन एक कमर्शियल क्रॉप कहलाएगी, क्योंकि कॉटन की वेरियस फैक्ट्रीज़ में, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में डिमांड रहती है। तो लोगों ने क्या कर दिया, धीरे धीरे करके कमर्शियल क्रॉप्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब आते हैं अपन नेगेटिव पर। एक बात तो ये आप समझ गए ना कि कमर्शियल क्रॉप्स पर सेकंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में ध्यान देना स्टार्ट किया। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या रहे थे, है ना। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि इंडिया का जो फार्मर था, ठीक है, इंडिया का जो फार्मर था, जो सिर्फ अपने खुद के सर्वाइवल के लिए ही प्रोडक्शन करता था, कि ठीक है, आप में से भी आज कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स फार्मिंग तो करते हैं, कल्टीवेशन तो करते हैं, लेकिन वो कल्टीवेशन उनका सेलिंग पर्पस से या फिर प्रोफेशन के पर्पस से नहीं होता है। आप उतना ही उगाते हैं, उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना कि आपके खुद के लिए काम आ जाए, आपके खुद के घर के लिए काम आ जाए। आप बेचने के लिए प्रोडक्शन नहीं करते होंगे, कई ऐसे लोग हैं। और उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, ऐसे फार्मर जो कि सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करते हैं, सेलिंग पर्पस से वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दीज फार्मर्स आर नोन एज सब्सटेंशियल फार्मर्स, है ना। दीज फार्मर्स आर नोन एज सब्सटेंशियल फार्मर्स। स्टूडेंट्स, ये वर्ड पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि कई बार वन वर्ड के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें आपको ऐसे पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और फिर आपसे पूछेंगे कि ऐसे फार्मर को आप क्या कहेंगे। सो सब्सटेंशियल फार्मर्स पहले थे, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मेंशन कर रही हूँ, सब फार, ठीक है। सब्सटेंशियल फार्मर ये कब था, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में था। हालांकि सरप्लस प्रोडक्शन किया था, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं थे कि हमको खेती करनी है तो लोगों को बेचने के लिए करनी है, ऐसे बहुत कम लोग थे। लेकिन सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो इस स्टेज में एग्रीकल्चर जो थी, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो गया। अब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि वो फार्मर जो पहले सिर्फ खुद के प्रोडक्शन के लिए, खुद के कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस करता था, सब्सटेंशियल फार्मर कहलाता था। लेकिन सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि उसने कमर्शियल क्रॉप्स, जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्रॉप्स उसने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। और जैसे जैसे उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती गई, उस फार्मर को लगता गया कि यार यहाँ तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है तो इस कंडीशन में
उसने फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करना भी छोड़ दिया और वो तो बस सिर्फ और सिर्फ ओनली ओनली एंड ओनली वो प्रोडक्शन करने लगा किसका, कमर्शियल क्रॉप्स का। अब जब वो ओनली ओनली एंड ओनली प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स कर रहा है तो इसका हमारे फूड ग्रेन्स जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा। ऐसे बैड इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि पहले हमारे पास फूड ग्रेन्स ज़्यादा थे इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे पास कंजप्शन के लिए फूड ग्रेन्स जो थे वो कंपैरेटिवली कम रह गए। क्यों कम रह गए? क्योंकि हमारे यहाँ का फार्मर जो है वो तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कमर्शियल क्रॉप, जिसकी डिमांड हाउस होल्ड्स में नहीं होती है। कमर्शियल क्रॉप्स की डिमांड कहाँ होगी? वापस आप थोड़ा बैक जाके देखेंगे तो मैंने लिख रहा है कि कमर्शियल क्रॉप्स की डिमांड जो होगी वो फैक्ट्री में होगी, जबकि फूड ग्रेन्स की जो डिमांड होती है वो होती है हाउस होल्ड्स में। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिला। अब फार्मर कमा तो खूब रहा था क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है ना सिर्फ विद इन नेशन बल्कि क्रॉस बॉर्डर्स भी उसकी डिमांड, दूसरे कंट्रीज़ में भी उसकी डिमांड है। फार्मर कमा तो अच्छा रहे थे कंपैरेटिवली फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फिर क्या दिक्कत थी भाई, फार्मर की इनकम बढ़ रही है ना, फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स इन द सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्या इश्यू था, अब आप ये देखें स्टूडेंट्स, अब फार्मर जो है वो डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट ऑन वन क्रॉप। अब जब फार्मर डिपेंडेंट ऑन वन क्रॉप रह गया तो मान लो इस साल तो बहुत अच्छी डिमांड थी कॉटन की, लेकिन मे बी कोरोना आ गया, पूरा का पूरा डिमांड जो थी वो क्रश हो गई, डिमांड ख़त्म हो गई कम्प्लीटली, क्योंकि बिल्कुल बैन लग गया ना ट्रांसपोर्टेशन पर ही। तो डिमांड है भी तो आप फुलफिल कैसे करेंगे उस डिमांड को? तो इस कंडीशन में फार्मर के पास तो कॉटन पड़ी की पड़ी ख़राब हो जाएगी। क्या करेंगे फिर फार्मर? दे कैन डू नथिंग, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड ही ख़त्म हो गई। सडन कई बार ऐसे इकोनॉमी में, इकोनॉमिक फील्ड में ऐसे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसमें कि कभी तो एक चीज़ की डिमांड पीक पर होती है लेकिन तुरंत बाद उसकी डिमांड डाउनवर्ड चली जाती है। दैट टाइम आप क्या करेंगे? तो ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था जिसने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया और फार्मर को भी मार्केट बेस्ड, और मार्केट जिसकी डिमांड करता है ऐसे प्रोडक्शंस, ऐसे जो रॉ मटेरियल थे उसकी डिमांड क्रिएट कर दी, तो फार्मर भी उनके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। लेकिन इस अट्रैक्शन ने फार्मर की वन क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा दी, और वन क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी जो थी वो फार्मर के लिए हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि कभी डिमांड अगर नहीं है तो फार्मर के पूरे साल की मेहनत गई पानी। द सेकेंड बैड इम्पैक्ट इज़ कि अगर मान लो कोई भी नेचुरल कैजुअलिटी हो जाती है और फार्मर तो बस वन क्रॉप के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो नेचुरल कैजुअलिटी के टाइम पे अगर वो पूरी की पूरा आपका जो भी एग्रीकल्चरल आपके प्रोडक्ट्स थे ख़राब हो जाएंगे, फिर क्या? नथिंग, ज़ीरो। हाथ में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, ज़ीरो हाथ में रहेगा। एक्चुअली पहले क्या हुआ करता था, बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे फार्मर्स थे वो मल्टी क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, मल्टी क्रॉप। अब मल्टी क्रॉप का मतलब क्या होता है? ठीक है, मल्टी क्रॉप का मतलब ये होता है कि अगर आपकी एक जगह आपने कुछ और प्रोड्यूस किया ए, सेकेंड जगह आपने बी, थर्ड प्लेस पर आपने, थर्ड एग्रीकल्चरल फील्ड में आपने प्रोडक्ट सी आपने सो किया, ठीक है, रीप किया, जो भी है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इस पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन ने मल्टी क्रॉप से डाइवर्ट कर दिया पूरे फार्मर्स को, कहाँ पर? वन क्रॉप पर।
कि आप बहुत सारी चीज़ें उगाने से कोई मतलब नहीं है। आप तो बस अगर एक चीज़ भी उगाओगे तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है। बहुत सारी चीज़ें उगाने से कोई मतलब नहीं है। ये कब कहा गया? ये कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में ये कहा गया कि आप तो बस वन क्रॉप के ऊपर ही डिपेंडेंट रहो, वन क्रॉप ही आपको उगानी है और ज़्यादा आपको प्रोडक्शन, दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करना है। अब जब वन क्रॉप के ऊपर एक फार्मर सेंट्रलाइज्ड हो गया तो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट फार्मिंग से रिलेटेड हैं उनको मालूम होगा कि कुछ कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं, कुछ कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन पर कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अटैक कर लेते हैं, जबकि कुछ जो होती हैं वो रेजिस्ट कर जाती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फार्मर वन क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट रह रहा है, मान लो किसी ईयर किसी तरह का कोई कीड़ा लग गया उस वन टाइप ऑफ क्रॉप के ऊपर, तो वो फार्मर जिसने सब जगह वन टाइप ऑफ क्रॉप ही उसने उगा रखी हैं, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। जबकि अगर वो अलग अलग करता तो क्या होता कि एक बर्बाद होती लेकिन दो बच जाती। पर यहाँ तो बिल्कुल कुछ उल्टा ही हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन में तो आपको हर जगह एक ही फसल उगानी है ना। मान लो आपका इतना बड़ा फील्ड है तो आपको सब जगह वन टाइप ऑफ क्रॉप आपको प्रोड्यूस करनी है। ये था ग्रीन रेवोल्यूशन में। जबकि बिफ़ोर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? बिफ़ोर ग्रीन रेवोल्यूशन ये था कि यहाँ पे कोई और लगा लो, यहाँ पे कोई और लगा लो और यहाँ पे तीसरी लगा लो, तो ए बी एंड सी में डिवाइड कर लो, जिससे कि मान लो आपकी फसल ए ख़राब हो जाती है पर बी और सी तो बचेगी, जिससे फार्मर के ऊपर इतना ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के फार्मर्स जो हैं प्रोडक्शन कई बार लोन लेके करते हैं। पर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फार्मर्स की जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई ड्यू टू दिस वन क्रॉप पॉलिसी, क्योंकि मल्टी क्रॉप पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया वन क्रॉप पॉलिसी ने। द सेकेंड नेगेटिव इम्प्लीकेशन वाज रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेस्टर्न यूपी या फिर हम लोग कहें पंजाब, हरियाणा, ये वाले जो रीजन्स थे, है ना, वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो ये वाला जो रीजन थे यहाँ पे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का, बोथ स्टेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का। लेकिन अगर अपन बात करें आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना, इन जगहों की, या फिर बिहार की बात करें, या फिर वेस्ट यूपी की जगह हम ईस्ट यूपी की बात करें, तो ईस्ट यूपी में भी उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही रहा। नेगेटिव ऐसे रहा कि इन स्टेट्स में क्या रहता था, इन स्टेट्स में ड्रॉट लाइक सिचुएशन रहती है। चाहे तेलंगाना देख लें या फिर आप ईस्ट यूपी देख लें, बिहार देख लें, बिहार में कई बार फ्लड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन हाँ वो फ्लड्स वहाँ की एग्रीकल्चर को हार्म ही पहुँचाती है, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल वो वाटर नहीं रहता है उनके लिए। अब इसका इम्प्लीकेशन ये रहा कि मैं आपको एक बार लिख के बता दूं, तेलंगाना, ईस्ट यूपी और बिहार, इन रीजन्स में तो जो ट्रेडिशनल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर कास्ट फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स कंटिन्यू रहा इन दीज रीजन्स। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये जो रीजन्स मैंने लिख रखे हैं तेलंगाना, ईस्ट यूपी, बिहार, यहाँ पे लोअर कास्ट प्लस लैंडलेस फार्मर्स, इन दोनों का ही जो ट्रेडिशनल टाइम से, जो एंशिएंट टाइम से जो एक्सप्लॉइटेशन होता आ रहा है, वही इनका एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यू रहा और वो कई बार और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ये फार्मर्स जो थे इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा
third point of the negative implication of second stage of green revolution. फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि फार्मर की डिपेंडेंसी इंक्रीज हो रही है ऑन वन क्रॉप एंड मार्केट. अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो फार्मर जो है उसका सारा पैसा सारी मेहनत गई पानी में. सेकेंड इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनली जो एक्सप्लाइटेशन चल रहा है वो एक्सप्लाइटेशन इनका कंटिन्यू रहा. नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड पॉइंट विच इज़ कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल क्रॉप करने की या फिर प्रोडक्शन जो स्टाइल था, जो टेक्निक्स थी, वो ख़त्म हो गई है ना. जो ट्रेडिशनल स्किल कहें अगर अपन इसको, ट्रेडिशनल स्किल ऑफ प्रोडक्शन, ये ट्रेडिशनल स्किल ऑफ प्रोडक्शन जो थी उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा. क्यों बैड इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड ने इंडियन ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस कर दिया. पहले इंडियन ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे लेकिन उसको रिप्लेस किसने कर दिया? सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड ने. और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में जो हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करते थे वो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को हार्म पहुंचा, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा. जो हाइब्रिड सीड्स के थ्रू प्रोडक्शन होता था उन हाइब्रिड सीड्स की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से या फिर दूसरे केमिकल्स की वजह से हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई. और फार्मर्स जो थे, क्योंकि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से उनका यूज़ नहीं कर पाते थे, इस वजह से फार्मर्स को भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा. और जो क्रॉप्स थी, जो प्रोडक्शन था वो क्योंकि पेस्टिसाइड वाला प्रोडक्शन था, इस वजह से उसका लोगों की हेल्थ के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ा. इस वजह से स्टूडेंट यही एक रीज़न है कि वापस हम लोग अपनी पुरानी फार्मिंग स्टाइल पर आ रहे हैं और हम बायो एग्रीकल्चर और पेस्टिसाइड फ्री एग्रीकल्चर पर वापस आने लगे हैं और हमारी गवर्नमेंट्स भी इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी. अब ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी जो ये हेडिंग बेस्ड है, किस एरा के ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं. देन स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन आर रूरल सोसाइटी. तो यहाँ पर हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस की. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या है मैं वन बाय वन पॉइंट्स बोल देती हूँ. इवन दो आई हैव शेयर्ड नोट्स विद यू, लेकिन मैं अभी वन बाय वन पॉइंट्स बोल देती हूँ. आप चाहें तो इन्हें नोट्स में मेंशन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ स्पेसिफिकली हम उन्हीं की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी very specifically where the green revolution was launched. जिन एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था उन्हीं एरियाज़ में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी की. हम हमारी पॉलिटिक्स पर नहीं चले रहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, कि पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और लोकल अर्बन गवर्नमेंट आई, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग. हमारा जो पूरा फोकस रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का वो किन किन एरियाज़ में रहेगा. वो रहेगा सबसे पहले एग्रीकल्चर, अनदर इज़ लेबर, फिर अपन बात करेंगे लैंड की. हम इन चीज़ों की बात करेंगे. हम यहाँ पे किसी तरह का पॉलिटिकल चेंज के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही अदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिक्टेट दीज पॉइंट्स वन बाय वन. द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे उनकी नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. You can write the point that the number of agricultural laborers was increased after Green Revolution. First point. Another point is the currency exchange system was increased
ऑन द प्लेस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करना। आप मुझे वीट देंगे, मैं आपको राइस दूंगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, वो कहलाता है बार्टर सिस्टम। लेकिन कमोडिटी टू करेंसी, ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, दिस सिस्टम इज नोन एज करेंसी एक्सचेंज सिस्टम। आफ्टर इंडिपेंडेंस, या फिर यूँ वेरी स्पेसिफिकली अपन कहें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम, मतलब कमोडिटी एक्सचेंज से हटकर करेंसी एक्सचेंज पर आ गया। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज कि जो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड और जो लैंडलेस फार्मर थे उनके बीच का रिलेशनशिप चेंज हुआ और जो फोर्स्ड लेबर था उसकी टेंडेंसी कम हुई। फोर्स्ड लेबर की टेंडेंसी कम हुई, पहली बात। और दूसरा, इसी में ही एक पॉइंट ये भी है कि लैंडलेस फार्मर और जो लैंडलॉर्ड थे उनके जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप था वो भी चेंज हुआ। अब क्या क्या चेंजेस आएंगे इसको तो अपन इन डिटेल आगे बात करने वाले, अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ। और फाइनली एक ये भी ट्रेंड में आया चेंज कि डेली वेजेस पर काम मिलना स्टार्ट हुआ और डेली वेजेस नाम का एक वर्क ट्रेंड में आया। अभी चीज़ें क्या हैं इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पॉइंट विच इज़ कि जो लैंडलेस फार्मर थे और लैंड ओनर थे या फिर लैंडलॉर्ड थे उनका जो रिलेशनशिप था उनमें कैसे चेंजेस आए, हम इसको कंपेयर करके चलेंगे। अर्ली सिस्टम कैसा था, अर्ली सिस्टम में लैंड लॉट और यहाँ पे लैंड लेस, ये दोनों को लेते हैं। अब इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा था, एक्सप्लॉइटेशन वाला। होता क्या था, जो लैंडलॉर्ड हैं वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, लैंड लेस का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिस आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तब ये एक्सप्लॉइटेशन का जो सिस्टम है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस रिलेशनशिप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन was converted into protection, वो प्रोटेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब लैंडलॉर्ड जो हैं वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं करके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये मैं चीज़ें अपने मन से नहीं कह रही हूँ स्टूडेंट्स, वापस मैं आपको बताना चाहूँगी, जॉन ब्रैमन की एक स्टडी आई थी इन 1974। इस पूरी स्टडी में जॉन ब्रैमन ने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या इम्प्लिकेशंस रहे थे उसकी स्टडी की, और जॉन ब्रैमन ने ही ये स्टेटमेंट दिया है इन सैमी कामा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो लैंडलॉर्ड और लैंडलेस के बीच का रिलेशनशिप फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन टू प्रोटेक्शन में कन्वर्ट हुआ है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से चेंजेस आए हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो फसल उगा रहे हैं वो फसल आप अपने खाने के लिए, अपने कंजप्शन के लिए नहीं उगा रहे हैं। कमर्शियलाइजेशन में आप फसल उगा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए। और इसी की वजह से कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स इन इंडिया। और इसी की वजह से ये जो मज़दूर लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, उनकी कंडीशन थोड़ी बहुत सुधरी, थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई। लेकिन फिर भी इतने बड़ी चेंजेस अपन देखें कि ठीक है इन्होंने फोर्स्ड लेबर छोड़ दिया तो मतलब मज़दूरों को आज़ादी मिल गई, ऐसा कुछ नहीं था। इनकी इकोनॉमिक स्टेटस जो थी उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया।
रियलिटी ये है कि जो मोर डेवलप्ड एरियाज़ थे वहाँ के जो फार्मर्स थे, मोर डेवलप्ड एरियाज़ के जो फार्मर्स थे वो और ज़्यादा कॉमर्शलाइज और मार्केट ओरिएंटेड हो रहे थे। एक टर्म आप ये सुने, देखें भी, मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि मार्केट की तरफ जाना, ठीक है, या फिर मार्केट को ज़्यादा पसंद करना, या फिर जो मार्केट कह रहा है वही आप उगाएंगे। इस बार मार्केट है ना, मार्केट से डिमांड उठी कि हमको कॉटन चाहिए, ठीक है, तो आप कॉटन प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट ईयर मार्केट कहता है नहीं, हमारे यहाँ पे टी की रिक्वायरमेंट है, तो आप टी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ईयर मार्केट कुछ और कहता है, तो आप वो न्यू थिंग आप प्रोड्यूस करेंगे। तो जब आप मार्केट के हिसाब से चलते हैं और मार्केट के हिसाब से ही अपने आप में कुछ चेंजेस करते हैं, अपने फंक्शंस में, अपने काम में कुछ चेंज करते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है मार्केट ओरिएंटेड। और ये मार्केट ओरिएंटेशन कहाँ देखने को मिला था? दिस मार्केट ओरिएंटेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड एरियाज़। ऐसे एरियाज़ जो कि डेवलप्ड थे हमारे कंट्री के। अब कौन कौन से डेवलप्ड एरियाज़ काउंट हुए? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये एरियाज़ जो थे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड काउंट हुए एग्रीकल्चरल फील्ड में। और यहाँ के जो फार्मर्स थे वो मार्केट ओरिएंटेड थे, ओरिएंटेड हुए, और इन्होंने मार्केट के हिसाब से ही अपनी प्रोडक्टिविटी में भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या? अब वन बाय वन एक चेन लेके चलो आप। सबसे पहला कि फार्मर मार्केट ओरिएंटेड हुआ, पहली बात। अब फार्मर मार्केट ओरिएंटेड हुआ तो जो मार्केट कह रहा था वो वही उगा रहा है, तो उसकी सारी चीज़ें बिक रही है, उसके पास पैसा आया। अब पैसा आया तो ये जो फार्मर था ये कहाँ जाने लग गया? इसको और भी यूँ समझें, मार्केट ओरिएंटेशन, इसकी वजह से उसके पास मनी आई, पैसा आया। तो पैसा आने की वजह से जो रूरल एरियाज़ थे, इन रूरल एरियाज़ में जॉब जनरेट होने लग गई, क्योंकि ये जो मार्केट ओरिएंटेड फार्मर है ना, ये मार्केट के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन चेंज कर रहा है। तो इस बार मार्केट से 1 लाख यूनिट्स की डिमांड है, तो 1 लाख यूनिट डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कुछ फसल उगानी पड़ेगी ना। अब फसल 1 लाख यूनिट 2-4 लोग तो उगा नहीं सकते हैं, उसके लिए इसको मोर लेबरर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मोर एंड मोर लेबरर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जो जॉब पहले अर्बन एरिया में मिलता था वो जॉब अब कहाँ मिलने लग गया? वो रूरल एरिया में भी जॉब मिलना स्टार्ट हो गया, और रूरल एरिया में भी प्रॉस्पेरिटी आने लग गई। अब ये प्रॉस्पेरिटी क्यों आ रही है? वापस देखो, फार्मर मार्केट ओरिएंटेड है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फार्मर के पास पैसा आ रहा है, मनी आ रही है, मार्केट जितनी ज़्यादा डिमांड कर रहा है उसको फुलफ़िल करने के लिए फार्मर प्रोडक्शन करेगा। अब 1 लाख यूनिट की मान लो कि अगर आप डिमांड है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उतने ज़्यादा लोग भी चाहिए, तो क्या होगा? आप लोगों को जॉब पर हायर करेंगे, तो गांव के लोगों को गांव में ही जॉब मिल रहा है। अब गांव के लोगों को गांव में ही जब जॉब मिल रहा है तो उनके पास आ रहा है पैसा, और रूरल एरियाज़ में प्रॉस्पेरिटी आने लगी, और रूरल एरियाज़ में भी रिचनेस आने लगी। धीरे धीरे करके क्या होने लगा कि ये जो रिच फार्मर्स थे, दीज रिच फार्मर्स, इन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ भी एस्टाब्लिश करना शुरू की। इंडस्ट्री एस्टाब्लिश करना इन्होंने शुरू किया, और ये अर्बन एरिया की ओर माइग्रेट हो गए। अब स्टूडेंट्स फर्दर क्या क्या चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था रूरल सोसाइटी में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Till then, keep learning, and if you have any query, doubt or problem, then you can contact me directly. This is me, Rashni Kakwani, signing off. Thank you.